नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय दीक्षित। कल प्रबंध के ऊपर हम बात कर रहे थे और बीच में कुछ तकनीकी खराबी के कारण पूरा लेक्चर नहीं हो पाया। दरअसल प्रबंध पे ऊपर मैंने आपको बताया था कल अपनी की एक विचारधाराएं कि कहाँ से प्रबंध बढ़ा, किस तरह से प्रबंध का विकास हुआ। तो प्रबंध के बारे में प्राचीन एक धारा बता दी गई थी। उसके बाद मैंने मध्यकाल बताया, उसके डेवलपमेंट की, और आज हम आधुनिक के बारे में बताएंगे। तो मध्यकाल थोड़ा सा मैं रिपीट करना चाहूंगा कि मध्यकाल में डार्विन का सिद्धांत यहां से स्टार्ट हुआ था कि एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो इस तरह से हमको देखने को मिला था कि मध्यकाल में विकास बहुत तेजी से हुआ, क्योंकि मध्यकाल का जो समय था उस पीरियड में सबसे ज्यादा औद्योगिक घरानों का निर्माण हुआ, क्रांतियां आई, जिसके औद्योगिक डेवलपमेंट के कारण प्रबंध का विकास हो गया। और बाद में फिर हम जब आधुनिक काल पे आते हैं, आधुनिक काल F.W. टेलर इसके विषय में माने जाते हैं कि F.W. टेलर जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में जानकारी दी। वैज्ञानिक प्रबंध ही आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैनेजमेंट हो रहा है और लगातार आगे हो रहा है। मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रबंध हमने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नए विषय के रूप में प्रबंध का जन्म हुआ। ठीक आज भी वैसे ही कुछ आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई हैं पूरी दुनिया में, और इस गतिविधियां रुकने के कारण हमको ऐसा लग रहा है कि कोई एक नए विषय का जन्म होगा जिसमें प्रबंध सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया है। आप जब घर से बैठ करके काम कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि बहुत सारी चीजें, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, बाकी वर्क भी कर रहे हैं, तो एक नई टेक्नोलॉजी, नए तरह का विषय का जन्म होगा। तो प्रबंध में हम आधुनिक काल पे आ गए। आधुनिक काल में F.W. टेलर ने बताया कि वैज्ञानिक प्रबंध किस तरह से होता है। इसको हम अलग से एक पार्ट लेंगे, वैज्ञानिक प्रबंध। अब हम आपको इस इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि प्रबंध के कार्य क्या क्या, प्रबंध में हम करते क्या है। तो प्रबंध के जो कार्य हैं, सबसे पहले हेनरी फ्योल ने माना था, जो उन्होंने 1916 में इसके बारे में प्रबंध के कार्य बता दिए गए थे। और ये हेनरी फ्योल के जो वर्क उन्होंने बताए हैं, जो काम बताए गए थे, ये 5 काम हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, पूर्वानुमान एवं नियोजन करना, मतलब प्लानिंग के पहले भी फोरकास्टिंग कर ली जाती है, पूर्वानुमान लगाना। हम एक एक पॉइंट को भी लेते हैं, पहले आप पूरे 5 पॉइंट लिख लें। दूसरा है संगठन करना, ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा पॉइंट है हमारे पास आदेश करना, कम्युनिकेटिंग। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय करना। और नेक्स्ट है कंट्रोलिंग, नियंत्रण करना। ये 5 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो हेनरी फ्योल ने 1916 में बता दिए थे प्रबंध के कार्यों के संबंध में। इसमें फिर R.C. डेविस ने बताया, उन्होंने सिर्फ 3 कार्य बताए। पहला था नियोजन, संगठन और नियंत्रण। ये 3 उन्होंने काम बताए हैं, नियोजन, संगठन एंड नियोजन। इसके बाद फिर हम कुड्स ओडोनेल की बात करते हैं। ये बहुत बड़े प्रबंध शास्त्री हुए हैं, लेकिन इनका नाम बहुत कम सुनने को मिलता है क्योंकि इनके बहुत बड़े सिद्धांत इस तरह से नहीं थे। लेकिन कुड्स ओडोनेल ने भी प्रबंध के कार्यों के बारे में बताया कि किस तरह से इनके कार्य हैं। पहला नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण, फिर बाद में नियुक्तियां। देखिए 5 चीजें घूम फिर के वही आती हैं। सभी ने उसको क्रम बदल दिया है या फिर उसका बताने का तरीका बदल दिया। नियोजन है, ये संगठन भी है, निर्देशन भी है, नियंत्रण और नियुक्तियां, ये 5 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर हम नेक्स्ट उसमें आते हैं लिंडन उर्विक। लिंडन उर्विक का जो नाम है, ये इन्होंने एक प्रबंध शास्त्री के रूप में इन्होंने बताया कि कौन कौन से ऐसे वर्क हैं जो प्रबंध में इंपॉर्टेंट है, जो किए जा सकते हैं। और प्रबंध में कार्य करने वाले लिंडन उर्विक ने बताया पूर्वानुमान। इन्होंने नियोजन से पहले पूर्वानुमान की बात बताई कि पहले फोरकास्टिंग होना चाहिए। दूसरा है फिर प्लानिंग। देखिए क्रम आगे पीछे बदल रहे, प्लानिंग, नियोजन करना। थर्ड है फिर हमारे पास संगठन, ऑर्गेनाइजिंग करना। उसके बाद आदेश, कम्युनिकेटिंग। नेक्स्ट समन्वय, कोऑर्डिनेटिंग करना। और नियंत्रण, कंट्रोलिंग। ये 5 चीजें कहीं ना कहीं घूम फिर करके आ रही हैं। अब हम देखते हैं कि इसका सेंस क्या है, किस तरह से इनको आगे बताया गया है, इसके बारे में अपन समझ लें। सबसे पहले अगर आपको कोई, आप योजना बनाते हैं और आपको अपने भावी लक्ष्य तक पहुंचना है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज होगा कि आप प्लानिंग करें। और प्लानिंग के पहले यहाँ पूर्वानुमान शब्द, कई विशेषज्ञों ने बताया कि पूर्वानुमान पहले होना चाहिए। तो देखिए
मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल कैसे? यदि आपको कॉलेज जाना है और कॉलेज से और आपके घर की दूरी 10 किलोमीटर की है और आपके पास अभी समय है 30 मिनट्स का, आपके पास साधन उपलब्ध है कौन कौन से? एक तो साइकिल है, दूसरा आपके पास टू व्हीलर है, मोटरसाइकिल या स्कूटर, और तीसरा कार। अब आप इन 3 साधनों में से कौन सा साधन चुनेंगे? क्योंकि 30 मिनट्स का टाइम है, जाहिर बात है आप साइकिल से कॉलेज इजीली जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ 15 मिनट का टाइम रह गया, 10 मिनट का टाइम रह गया, तब आप क्या करेंगे? अपने टू व्हीलर का यूज करेंगे ताकि जल्दी से वहां पहुंच सके, आपकी क्लास मिस ना हो जाए। तीसरा फिर एक ऑप्शन होता है कि अगर आपके पास 20 मिनट का समय है, 25 मिनट का समय है, बहुत सारे लोगों को लेके जाना है, तो फिर आप कार से जाएंगे, मौसम खराब है कार से जाएंगे। मतलब ये आपके पास प्रबंध का तरीका। तो पहले भी बताया मैंने आपको, प्रबंध क्या है? मैनेज मैन बाय टैक्टफुली, मतलब आप जो काम करते हैं उसको टैक्टफुली ढंग से लोगों से कार्य कराने की कला, ये हमारे पास प्रबंध है। तो यहाँ पे भी यही बात है कि जो आपके पास संसाधन है उनका आप उपयोग कितने अच्छे तरीके से करते हैं। जब आप उनका अच्छे से उपयोग कर पाएंगे, उन संसाधनों का दोहन कर पाएंगे, तभी तो आप प्रबंधक कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहला पॉइंट देख रहे हैं, प्रबंध के कार्यों में पूर्वानुमान लगाना या नियोजन करना। बहुत सारे विद्वानों ने पूर्वानुमान को पहले बताया है, कुछ ने कहा है कि नियोजन और पूर्वानुमान एक ही है। हमको इस झगड़े में नहीं पड़ना है, हम दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं कि पूर्वानुमान क्या है। कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी व्यापार या फिर कोई भी क्रियाकलाप, उसके पहले हमको उसका पूर्वानुमान लगाना बहुत जरूरी है। जब तक हम उसका पूर्वानुमान नहीं लगाएंगे तब तक हम व्यापार नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक किताब की दुकान खोलना है। अब वो किताब की दुकान आप खोलना चाहते हो तो वो डिपेंड करेगा कि किस तरह की किताब की दुकान खोलना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हम इंजीनियरिंग, मेडिकल, इससे रिलेटेड कोई किताब की दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको उस इलाके में खोलना पड़ेगा, किसी शहर में जहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, तब तो वो आपकी किताब बिक पाएगी। लेकिन अगर सपोज आपने किसी गांव में ऐसी जगह जहाँ की लिटरेसी जीरो है और वहाँ पर पे आपने अगर किताबें मेडिकल और साइंस, इंजीनियरिंग, इसकी बुक्स की अगर दुकान खोल ली तो क्या चलेगी वो? हाँ या ना? नहीं चलेगी। तो आपको डिसीजन मेकिंग, क्या आप पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि आपका जो व्यापार चलेगा, आपकी किताबों की दुकान चलेगी, वो कहाँ चलेगी? किसी ऐसी जगह चलेगी जहां मेडिकल कॉलेज भी होगा और साथ में इंजीनियरिंग कॉलेज भी हो, साइंस इंस्टीट्यूट, मतलब लिटरेसी पावर हो। वहां पर पे आप अगर किताब की दुकान खोलते हैं तो वो किताबें आपकी, वो दुकान चलेगी, फायदे पे होगी। मतलब पहला पॉइंट पूर्वानुमान, कि आप उससे रिलेटेड पूर्वानुमान लगाइए। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि पूर्वानुमान के बाद नियोजन करना। अब प्लानिंग में क्या करोगे? देखिए, प्लानिंग में 4-5 चीज़ें होती हैं जिसके बेस पे आप प्लानिंग करोगे। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो पहले कैपिटल की व्यवस्था करिए, फिर कर्मचारियों की व्यवस्था करिए, संगठन की व्यवस्था करिए। तो इस तरह से हम एक प्लान करते हैं कि हमारा व्यापार चलेगा कैसे। और अगर आपने प्लानिंग नहीं करी प्रॉपर तो व्यापार बीच में ही बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अभी भारत सरकार ने प्लानिंग करी, हालांकि व्यापार की नहीं है, लेकिन ये कोरोना वायरस के बारे में उन्होंने क्या करा? लॉकडाउन के साथ साथ हॉस्पिटल बनाने की बात कर दी। जबकि बात ये हो रही थी लॉकडाउन होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल भी बनाए जा रहे हैं, वैक्सीन भी बनाई जा रही है, टेस्टिंग किट के ऑर्डर भी दे दिए हैं। तो ये एक प्लानिंग के तहत काम हो रहा है। अगर वो प्लानिंग नहीं करेंगे तो फ्लॉप हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर पूर्वानुमान, कि आपका व्यापार कहाँ तक चल सकता है, कितना चल सकता है, उसके बाद आप प्लानिंग करते हैं। सेम चीज़ जब कोई कंपनी बनाई जाती है, जो कंपनी एक्ट 1956 था, मैं बीच में आपको इंटरेक्ट कर रहा हूँ, एक नया एक्ट आ गया है 2013। अब आप जब भी पढ़ेंगे कंपनी एक्ट 2013, हम नेक्स्ट क्लास उसी पे ही लेंगे। तो 2013 में भी अब आप जब कंपनी बनाते हैं तो कंपनी आप स्टेट लेवल की बनाओगे या फिर आप नेशनल लेवल की बनाओगे या इंटरनेशनल लेवल की बनाओगे, पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है। और कंपनी के साथ साथ आपको उसकी कैपिटल भी डिसाइड करना पड़ती है कि उसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी होगी। जब आपने एक ऑथराइज कैपिटल फिक्स कर ली 10 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़, उसके बाद ही तो कंपनी बनेगी। अब कंपनी अगर आपने सपोज बना ली कि हम 100 करोड़ की कंपनी बनाना चाहते हैं, उस 100 करोड़ की कंपनी में आपने एकदम से, अगर मान लीजिए कि कंपनी का एक्सपेंशन तो होगा नहीं,
2 दिन में तो कंपनी पूरी दुनिया में खड़ी नहीं हो जाएगी, धीरे धीरे खड़ी हो पाएगी, धीरे धीरे उसका विस्तार होगा। अब ये आपके लोकल लेवल पे होगी, फिर राज्य में आएगी, फिर उसके बाद नेशनल आएगी, फिर इंटरनेशनल आएगी। तो इस पर मैं बता दूं कि LML वेस्पा जो स्कूटर कंपनी आती थी, उनके पास ओवर कैपिटलाइजेशन की कंडीशन आई थी। मतलब उन्होंने क्या करा, एक साथ अपने शेयर्स लॉन्च कर दिए थे और बहुत सारा पैसा आ गया। उसको कंट्रोल करने के लिए उनको एक साथ पूरे देश में 8 फैक्ट्रियां खोलना पड़ी। और इस मैनेजमेंट, उन्होंने इस बात का पूर्वानुमान अच्छे से नहीं लगाया। उनको ये था कि हम जो शेयर लॉन्च करेंगे शायद वो नहीं बिक पाएंगे, लेकिन उनके शेयर्स हाथों हाथ बिक गए और उनको बहुत सारा पैसा आ गया जिसको वो मैनेज नहीं कर पाए। तो पहली बात ये। दूसरी बात कि जब हम और प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग में बहुत सारे हमारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि आप प्लानिंग में पूंजी का सबसे इम्पोर्टेंट, कर्मचारियों का उनको किस तरह से करना है, और प्लानिंग आपके पास इम्पोर्टेंट है कि आप अपने काम को कैसे आगे चलाएं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं संगठन। आपका संगठन मतलब ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइजिंग वे में जब भी हम बात करते हैं कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आप अपने अधिकारों को सौंपना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि संगठन में चलाने के लिए आपके पास कर्मचारी होंगे, किसी को आप डेपुटेट करेंगे, तो वहाँ पर पे एक बात आती है कि डेलीगेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो आपका वर्क है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करना, आप उनको अधिकार दीजिए। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने एक चपरासी से कह दिया कि भाई सुबह 9 बजे इस फैक्ट्री के ताला सब खोलने हैं आपको और शाम को 6 बजे बंद करने, हमने पहली चीज़ उसको लाइबिलिटी दी कि लॉक खोल लें। दूसरी चीज़ हमने उसको एक पावर भी दी कि अगर कोई भी व्यक्ति उसको रोकता है तो वो रुकेगा नहीं, सबसे पहले जा करके और लॉक को ओपन करेगा, शटर ओपन करेगा और शाम को 6 बजते साथ ही वो लॉक क्लोज कर दे। मतलब यहाँ पर पे हमने क्या करा, उसको अधिकार दिए। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात होती है कि अधिकार सौंपना। अब हम देख रहे हैं इसमें उर्विक साहब ने बताया था, उर्विक एक प्रबंध शास्त्री हुए, उन्होंने बताया उद्योगों में 3-4 तरह की क्रियाएं होती हैं जो संगठन के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ उत्पादन, दूसरी चीज़ उसका विक्रय, तीसरी चीज़ की वित्त की व्यवस्था, चौथा कर्मचारियों को मैनेज कर। ये 4 पॉइंट होते हैं किसी भी उद्योग में। तो उर्विक साहब ने संगठन को लेकर के 4 बातें बताई। ये 4 बातें सबसे इंपॉर्टेंट थी। मतलब उत्पादन, आप कितना उत्पादन करेंगे। शायद कल अपनी बात यहाँ पे अधूरी रह गई थी, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था लेकिन वो नहीं आ पाया, कि जापान में जब भी स्ट्राइक होती है वहाँ के कर्मचारी ओवर प्रोडक्शन कर देते हैं और बाकी जगह पर पे तालाबंदी की बात होती है। मतलब हमारे यहाँ अगर स्ट्राइक होगी तो कर्मचारी सबसे पहले क्या करेंगे, हड़ताल पे चले गए, हड़ताल और तालाबंदी करते हैं। जबकि जापान में क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन होता है। तो मैं यहाँ पे वापस आपको बता रहा हूँ कि आपका मैनेजमेंट प्रबंध जो होगा ना, पहली चीज़ कि आप उद्योग में उत्पादन करेंगे। उत्पादन कितना करेंगे कि उसका विक्रय हो सके। सपोज आपने उत्पादन जरूरत से ज़्यादा कर दिया तो क्या होगा, उसके भंडारण की समस्या खड़ी हो जाएगी, और अगर आप उसको स्टोरेज प्रॉपर नहीं कर पाएंगे तो वो वेस्ट होगा। जब वेस्ट होगा तो आपका लॉस हो जाएगा, मतलब आपकी कैपिटल जो है वो कम होती जाएगी। तो कैपिटल को सही ढंग से नियोजित करना, उसका डेवलप करना, उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास पहली चीज़ है कि संगठन में सबसे इंपॉर्टेंट उत्पादन के बाद विक्रय। आप विक्रय कैसे बढ़ाएंगे, विक्रय के लिए मार्केटिंग वाला हम अलग से चैप्टर लेंगे कि आप विक्रय बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, तब आपका विक्रय होगा। इसमें एक छोटा सा मैं फिर से एक एग्जांपल दे देता हूँ। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई पूरी दुनिया में, तो वहाँ पर पे J.M. कीन्स ने एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत के बाद देखा जाए तो हमारे यहाँ की मंदियों को दूर किया गया। उन्होंने कई राष्ट्रों को बताया था कि आप डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले उत्पादन कीजिए, जब प्रोडक्शन होगा तो ऑटोमेटिक डिमांड आएगी। मतलब वहाँ पर पे डिमांड और सप्लाई की बात हुई थी, उन्होंने इफेक्टिव डिमांड की बात करी थी। उन तरह की वस्तुओं का निर्माण करिए जो बेसिक है, और बेसिक सामान अगर बनेगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पर पे विक्रय की बात आएगी। तो वहाँ पर पे उन्होंने क्या करा था, खाने पीने के सामानों के बारे में बात करी कि आपके पास रोज का सामान, खाने पीने का सामान बनना चाहिए। अगर वो बनेगा तो उसकी डिमांड इफेक्टिव डिमांड होगी। सबसे पहले जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है
तो लोगों को क्या चाहिए? लोगों को खाने का सामान चाहिए, बाकी और चीज़ें नहीं चाहिए। इसलिए देखिए, ज़रूरत की चीज़ें, दूध, दवाई और खाने पीने के सामान, इनकी दुकानें खुली हुई। तो ये आपके पास सबसे पहली चीज़ कि विक्रय में इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पहले आप बेसिक नीड्स के बारे में बात करेंगे। अगर वो डेवलप हो गया तो आपका विक्रय भी बढ़ने लगेगा। फिर सेकेंड चीज़ आती है हमारे पास वित्त। जब आपने उत्पादन किया, विक्रय हुआ, पैसे आए, आपके पास वित्त की व्यवस्था बढ़ती जा रही। अगर आपके पास फाइनेंस कम पड़ जाएगा तो आप नया प्रोडक्शन कैसे लॉन्च करेंगे, कैसे लाएंगे? आपने देखा होगा कोई भी कंपनी कोई एक वस्तु बनाती है, कुछ दिन बाद कोई दूसरी वस्तु बनाती है, तीसरी वस्तु बनाती है। जैसे टाटा का एग्जांपल ले लीजिए, टाटा सुई से लेकर के और हर जरूरत की सामान बनाने वाली कंपनी। तो क्यों? क्योंकि उनके पास वित्त की कमी नहीं है, हर दिन वो कुछ नया लॉन्च करते रहते हैं। अगर आपके पास पैसों की कमी हो जाएगी तो आप कुछ नया लॉन्च नहीं कर पाएंगे, जो काम चल रहा है बस वही चलता रहेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ वित्त। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कर्मचारी। अब आपके पास, आपने उत्पादन भी कर लिया, विक्रय भी कर लिया, वित्त भी हो गया, फिर कर्मचारी। आप कर्मचारियों के वेलफेयर के बारे में बात करेंगे, कर्मचारियों के बारे में बात करेंगे। अगर कर्मचारी आपके कहना चाहिए कि आपकी संपत्ति है, पूंजी है, अगर कर्मचारी छोड़ के भाग गए, चले गए, आपकी फैक्ट्री में ताला लग जाए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है मैनेज करते समय। हमारा तीसरा पॉइंट अपन देख रहे हैं संगठन, जिसमें कि कर्मचारी, संगठन के अंदर भी चौथा पॉइंट, कर्मचारियों को आप हमेशा संभाल के रखिए, कर्मचारियों को मैनेज करिए। इसलिए मैंने बताया था मैनेजमेंट में मैनेज मैन बाय टैक्टफुली, कि जो मैनेज होता है मैन का, टैक्टफुली ढंग से हम उनका लोगों से कार्य कराने की कला, प्रबंध है। तो हर जगह ये बात आपको सामने निकलेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपन देख रहे थे संगठन के बाद नियुक्तिकरण, स्टाफिंग। अब आप जब स्टाफिंग की बात करते हैं, स्टाफिंग मतलब वही कर्मचारियों को उनको रिक्रूट करना, उनको नौकरी पे रखना। तो स्टाफिंग में सबसे पहली चीज़ आती है कर्मचारियों का चयन करना। अब आप कर्मचारियों का चयन कैसे करें? जाहिर बात है, आपने रिक्रूटमेंट के बहुत सारे तरीके देखे हैं कर्मचारियों के चयन करने का। एक तो आप उनसे मौखिक टेस्ट ले सकते हैं, या फिर आप उनसे लिखित टेस्ट ले सकते हैं, लिखित तो मौखिक दोनों तरह के टेस्ट ले सकते हैं। तो पहली चीज़ आपके पास क्या हो जाएगा कि एक कर्मचारियों का चयन करना। जब आपने कर्मचारियों को चयन कर लिया, आपने हमेशा देखा होगा हर कंपनी एक ट्रेनिंग पीरियड रखती है, अप्रेंटिसशिप। ये अप्रेंटिसशिप क्यों? ट्रेनिंग इसलिए क्योंकि उस कंपनी में क्या बनाया जा रहा है, उस कंपनी क्या किस तरह का वर्क कल्चर है, उसको सिखाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने कर्मचारी जिसको भी अपॉइंट करते हैं, रिक्रूट करते हैं, उनको सबसे पहले वो ट्रेनिंग दें। तो यहाँ पर पे एक बात आ गई कि कर्मचारियों का को पहली बात उन्होंने चयन करा, उसके बाद उनको प्रशिक्षण दी, ट्रेनिंग पीरियड, प्रशिक्षण पीरियड या फिर अप्रेंटिसशिप। फिर नेक्स्ट आता है कार्य से परिचय कराना। जो आपके कर्मचारी हों उनको आप कार्यों से परिचय कराइए। अगर मान लीजिए कि आपके जितने भी वर्कर हैं वो उस वर्क कल्चर से फेमिलियर होना चाहिए। आपकी फैक्ट्री में किस तरह का काम होता है, आपका वर्क कल्चर क्या है, उससे सबसे पहले कर्मचारियों को क्या करा जाएगा, अवगत कराया जाएगा। कर्मचारियों को इनसे फेमिलियर कराना, कार्य से परिचय कराना। फिर नेक्स्ट आता है कर्मचारियों का विकास। अब कर्मचारियों का विकास कैसे होगा? कर्मचारियों का विकास ऐसे होगा कि आपकी फैक्ट्री में किस तरह का प्रोडक्शन होता है, अब आप उस प्रोडक्शन को देखते हुए कर्मचारियों का विकास करिए, डेवलपमेंट करिए, उनको हर दिन ट्रेनिंग लेना। इसलिए आपने देखा होगा कि किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बार बार ट्रेनिंग क्यों होती, या एवरी डे उनकी एक मीटिंग रखी जाती है। ये मीटिंग क्या है? कर्मचारियों के विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। उनको 3 महीने के लिए जर्मनी भेज दिए। क्यों भेज दिया भाई? घूमने तो भेजा नहीं कंपनी ने। जाहिर बात है कि उनके इस तरह की टेक्नोलॉजी है, इस तरह की मशीनें हैं कि उनको चलाने के लिए किसी कर्मचारी को भेजा जाएगा, वो वापस आकर के उस तरह की व्यवस्था कर पाएगा। तो हमारे यहाँ पर भी कर्मचारियों का विकास की बात होगी, कर्मचारियों को डेवलपमेंट करना। फिर नेक्स्ट आता है कि कर्मचारियों की पदोन्नति, मतलब कि उनको ट्रांसफ़र भी करना, उनको प्रमोशन देना, या फिर उनको रिटायरमेंट देना। ये सभी चीज़ें कर्मचारियों की पदोन्नति से रिलेटेड है। मतलब कि यहाँ पे कर्मचारियों को उनको प्रमोशन देना। अगर मान लिया कि किसी कर्मचारी का बहुत अच्छा काम,
तो जाहिर बात है कि उसको प्रमोशन भी दिया जाएगा, उसको बहुत हम प्रोत्साहन देंगे। आपने देखा होगा इसलिए फैक्ट्रियों में बोनस एक्ट भी काम करता है कि बोनस दिया जाता है। अगर उसने काम बहुत अच्छा किया है तो उसको बोनस दिया जाएगा, और इस तरह से देखते हैं बोनस भी मिलेगा, छुट्टियां भी मिलेगी, बहुत तरह का उसको एलटीसी भी मिलेगी, घूमने की लिए व्यवस्था होगी, मतलब उस कर्मचारी को प्रोत्साहन देना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोत्साहन ही दिया जाए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा अच्छे से, या संस्था प्रॉपर काम नहीं कर पा रही, तो क्या होगा? जाहिर बात है उनको डाउनफॉल आएगा, उनकी बहुत सारी उनके ऊपर पनिशमेंट किया जाए, डिमोशन किया जा सकता है। आपने अक्सर सुना होगा किसी व्यक्ति का ट्रांसफ़र हो गया या उसको अपन ने डिमोशन कर दिया। तो ये वही चीज़ें हैं कि कर्मचारियों की पदोन्नति अगर काम अच्छे से नहीं हो रहा तो उनकी पदोन्नति के ऊपर ब्रेक लगा दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं कर्मचारियों के प्रबंध संबंधी निर्णय। कर्मचारियों प्रबंध संबंधी निर्णय ये रिलेट करते हैं कि कर्मचारियों का हम किस तरह से प्रबंधन करें, कैसे हम उनको आगे बढ़ाएं और उनसे काम लेने की क्षमता। इसलिए फैक्ट्रियों में फोरमैन, चार्जमैन, वर्कर, वर्क एसोसिएशन, ये सभी चीज़ें होती, ये इसलिए होती हैं कि उनसे काम लेने का तरीका, हर समय एक जनरल मैनेजर तो काम लेगा नहीं। वो क्या करता है, हमेशा ऑर्डर इस तरह से एक ट्रायंगल शेप में चलते हैं। ट्रायंगल शेप में चलेंगे तो क्या होगा कि ऑर्डर जब भी ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, डाउनवर्ड्स में चलते हैं। अपवर्ड्स में बहुत कम, बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए डाउनवर्ड्स में चलते हैं। डाउनवर्ड्स में कैसे कि जनरल मैनेजर ने सबसे पहले यहाँ से ऑर्डर पारित किया, और यहाँ पर पे आने के बाद एक किसी बड़े अधिकारी को मिला, उसने 4 लोगों को बांटा, फिर 4 लोग, 8 लोगों, 10 लोगों को, पूरी एक श्रृंखला बन जाएगी, चेन बन जाएगी। तो यहाँ पर पे कर्मचारियों के प्रबंध संबंधी जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि उनका हम निर्णय किस तरह से लें, कैसे उनको प्रमोट करें, किस तरह से उनको काम करें। तो नियुक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही। फिर हम देख रहे हैं निर्देशन, नेतृत्व। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास निर्देशन, नेतृत्व करना, लीडरशिप। लीडरशिप देखिए, बहुत एक एग्जांपल दे दें। ट्रेन प्लेटफॉर्म से तब तक नहीं निकलती है जब तक कि गार्ड वो ग्रीन झंडी नहीं दिखा देता, या फिर ग्राउंड में रेफरी जब तक अगर विसिल नहीं बजाएगा तब तक गेम स्टार्ट नहीं होगा, या गोल नहीं किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लगातार देखते हो कि किसी एक पॉइंट पे वो स्टार्ट बोलता है और वो वर्क शुरू हो जाता है। आप एग्ज़ाम देने जाते हो और टीचर बोलते हैं कि हाँ बेल बज गई, अब आप अपना क्वेश्चन पेपर ओपन करिए या क्वेश्चन शुरू करिए, तो आपको पेपर बटा, आपने क्वेश्चन शुरू कर दिया। मतलब यहाँ पे निर्देशन, नेतृत्व की बात होती है कि किस तरह से एक लीडरशिप करना। मतलब कोई एक व्यक्ति होगा जो लीड करेगा, फिर उसके पीछे 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 बहुत सारे लोग आते जाएंगे। तो यहाँ पर पे लीडरशिप की बात होती है कि लीड करना। और इसमें हम प्रबंध के कार्यों में 4-5 कार्यों में निर्देशन के अलावा मैं बता दूं, जैसे कोऑर्डिनेटिंग करना, आदेश देना निर्देशन का ही पार्ट बन जाता है कि किस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। निर्देश करना, नेतृत्व करना, तो यहाँ पर भी जॉर्ज आर टेरी ने भी बताया था कि हमारे निर्देशन के एक तरीके होते हैं कि हम किस तरह से निर्देश देंगे अपने कर्मचारियों को भी प्रॉपर ढंग से वो काम कर सकें। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि विसिल बजा करके या गार्ड के एक झंडी दिखा करके। निर्देशन में नेतृत्व सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप नेतृत्व देंगे, फिर उसके बाद मोटिवेशन, अभिप्रेरण। आप चाहें तो पॉइंट्स नोट कर लीजिए कि अगर किसी को नेतृत्व दिया गया, नेतृत्व की क्षमता है, तो उसके बाद सबसे पहले नेक्स्ट आएगा अभिप्रेरण, मतलब मोटिवेट करना। अभिप्रेरण यही होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया तो उसको अभिप्रेरित किया जाए। लीडरशिप का सबसे अच्छा गुण, अगर कोई आपने देखा होगा क्रिकेट मैच के दौरान जब मैच चल रहा होता है और किसी ने एक बॉल डाल करके और विकेट ले लिया, तो पूरी टीम आके खड़ी हो जाती है और उसको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। या फिर किसी अगर बैट्समैन ने एक सेंचुरी बना दी तो सभी लोग उसको चेयर कर रहे होते हैं। तो ये एक तरीका है मोटिवेशन का कि हम मोटिवेट करते हैं। हमारे पास लीडरशिप में सबसे इम्पोर्टेंट मोटिवेट करना। फिर कम्युनिकेशन करना, संप्रेषण, आप आपस में बातचीत करते रहना। इसलिए मीटिंग होती, वीकली मीटिंग होती है। प्राइवेट में आप देखिए, प्राइवेट जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर पे एवरी वीक उन्हें एक डे फिक्स कर रखा है
वेनेसडे, सैटरडे या फिर मंडे उनके यहाँ पर मीटिंग्स होती रहती हैं कि आपको इस हफ्ते क्या काम करना है और एक टारगेट दिया जाता है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट टास्क होगा। कम्युनिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि पर्यवेक्षण, सुपरविजन। आपको काम तो दे दिया, संप्रेषण भी होगा, कम्युनिकेशन भी हो गया, आपको बता भी दिया, अभिप्रेरण भी है, लेकिन आप करोगे क्या, आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इसके लिए क्या होता है, सुपरविजन होता रहता है। एक व्यक्ति आपकी देख रेख करता रहता है। अब तो खैर कैमरे लग गए कि बहुत सारी देख रेख के तरीके नहीं, मतलब आधुनिकता यहाँ पे जुड़ती जा रही है। तो यहाँ पे आपके पास एक और पॉइंट निकल के आता है कि सुपरविजन भी करना, पर्यवेक्षण करते रहना। पर्यवेक्षण क्यों जरूरी, या किसी भी चीज़ का क्वालिटी टेस्ट क्यों होता है, ये पर्यवेक्षण का एक पार्ट है, क्वालिटी टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, पार्ले जी फैक्ट्री में बहुत सारे बिस्किट्स बन रहे, हल्दीराम के यहाँ पर बहुत तरह के नमकीन बन रहे हैं। उसमें से क्या करता है, कोई एक व्यक्ति आता है, एक पैकेट उठाता है, उसको खोल करके रेंडमली उन्हें चेक किया, उसमें नमक की मात्रा सही है, ये सही स्वाद है, बिस्कुट को उठा के देखा कि सब कुछ सही है, कुरकुरापन है कि नहीं है। ये क्या हुआ, एक रेंडमली उन्होंने चेक किया। मतलब आपको ऑब्जर्व करने का तरीका कि 1,00,000 पैकेट में से उन्होंने 10-12 पैकेट्स निकाल करके चेक कर लिए, सही है कि नहीं है, कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं आ गया। ये फिर नेक्स्ट हम पॉइंट देख रहे हैं, नियंत्रण करना, कंट्रोलिंग। हैपमैन के शब्दों में नियंत्रण सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है प्रबंध, क्योंकि अगर आपके पास नियंत्रण नहीं है, आप जैसे गाड़ी चलाते हैं, आप गाड़ी की स्पीड कितनी लेके जाते हैं, उसमें 240 तक भी हो सकती है, हो सकता है 300 किलोमीटर तक भी हो, तो क्या आप पूरी स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं? नहीं। आपको कंट्रोलिंग पावर होती है। आप जैसे ही 100 गाड़ी जाती है, आप गाड़ी पे धीरे धीरे ब्रेक लगाते हैं और इसकी स्पीड को कम करना शुरू करते हैं। क्यों आखिर? क्योंकि कंट्रोल, आपको समझ में आ रहा है कि गाड़ी अब कंट्रोल नहीं हो रही है। और कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे जो 140 क्रॉस कर जाते हैं तो भी वो कंट्रोल धीरे 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 करना शुरू करते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि आप नियंत्रण कैसे करें। सेम चीज़ प्रबंध में भी वही चीज़ है कि आपको कंट्रोलिंग आना चाहिए कि जितने भी कर्मचारी हैं, आप उनको किस तरह प्रोत्साहन कर रहे हैं। हमेशा आप अभिप्रेरित नहीं करते रहे। अगर आपने अभिप्रेरण किया, हमेशा हर महीने आप उनको बोनस नहीं देंगे, आप उनको कभी डांट भी लगाएं। आप उनको कभी डांटने के बाद हो सकता है कि आप मिठाई के पैकेट भी बांट दें कि भाई बहुत अच्छा काम किया आपने, लेकिन हर महीने नहीं हो। मतलब आपके पास कंट्रोल करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे कंट्रोलिंग करेंगे। तो एक कंट्रोल करने का हमारे पास पार्ट। नेक्स्ट है प्रबंध के 5 साधन माने गए। अब प्रबंध के जो 5 साधन माने गए, 5M के बारे में हम बात कर रहे हैं कि 5 साधन माने गए मैनेजमेंट्स के पद्धतियों के ऊपर बात करते हैं। 5Ms के ऊपर बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आता है आपके पास, मनी, धन। अगर आपके पास धन नहीं है तो आपका व्यापार रुक जाएगा, पहले भी मैं बता चुका हूँ। 5M बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रबंध के 5 साधन बताए गए हैं। पहला है आपके पास धन, पूंजी, मनी जिसको बोलते हैं। दूसरा मटेरियल, सामग्री, साधन। तीसरा है मैन पावर। 5M को आप हमेशा नोट कर लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सॉरी, इसमें पहली चीज़ फिर से मैं रिपीट कर दूं, मनी। सेकेंड है आपके पास मटेरियल। नेक्स्ट है मैन पावर। और थर्ड फिर मशीन, फोर्थ नंबर पे आएगा आपके पास मशीनरी। और फिर नेक्स्ट आता है आपके पास मेथड्स। ये 5M बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पर प्रबंध हमेशा सक्सेस हो सकता है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, पहली चीज़ मनी, मटेरियल, मैन पावर, मशीन एंड मेथड्स। अब इन 5M का क्या रोल है, क्यों ये 5M इंपॉर्टेंट बताए गए? देखिए, पहली चीज़ कि आपके संगठन में पैसों की कभी कमी नहीं होना चाहिए। अगर धन की कमी हो गई तो आपका व्यापार कभी भी लॉकडाउन हो जाएगा, उसके ऊपर ताले लग जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि अभी आपके पास कोई ऑर्डर मिल गया, सपोज कि अभी आइसक्रीम की आपकी कोई फैक्ट्री है और उसमें आप अभी पर डे हो सकता है 2000 लीटर की आइसक्रीम बनाते हैं, लेकिन किसी दिन कोई शादी का आपको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया कि आपको एक ही दिन में 10,000 लीटर आइसक्रीम बनाना है, फिर पैसे चाहिए ना। तो इसके लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मनी होना चाहिए। सेकेंड पार्ट की मटेरियल होना चाहिए। हो सकता है कि आपके पास पैसे बहुत भरे हुए, लेकिन आप सामान कहाँ से लाओगे? अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो वो आइसक्रीम नहीं बन पाएगी।
या फिर आपके पास बर्फ़ नहीं है, दूध नहीं है, तो रॉ मटेरियल की आपको व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी कि आप वो कहाँ कहाँ से लेकर के आ सकते हैं। थर्ड पार्ट है कि आपके पास अगर पैसे भी आ गए, आपके पास मटेरियल भी आ गए, मैन पावर, कि आपके पास कुशल और योग्य व्यक्ति होना चाहिए जो उस वर्क को कर सके। तो आपके पास इंपॉर्टेंट टास्क है कि मैन पावर होना चाहिए। अगर मैन पावर ही नहीं हुई तो फिर आपका पैसा क्या करेगा या मटेरियल रखा हुआ क्या करेगा। तो दोनों चीज़ों के साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपके पास मैन पावर होना चाहिए। अब मैन पावर भी आ गई, तीन चीज़ें हो गई आपके पास, पैसा आ गया, फिर आपके पास मटेरियल भी आ गया, व्यक्ति भी आ गए, लेकिन चौथी चीज़ है मेथड। आपको आइसक्रीम बनाते ही नहीं बनती, आपको वो टेक्नोलॉजी नहीं मालूम, तो फिर क्या होगा, आप फिर पिछड़ गए। तो मेथड्स आपके पास, चौथा पॉइंट है कि फोर्थ एम के बारे में बात कर लें कि मेथड्स आपके पास इंपॉर्टेंट है। अब जब मेथड्स के बाद फिर हम मशीनों को भी लगाते हैं कि आपके पास मशीन भी तो होना चाहिए। मेथड्स आपको मालूम पड़ गई कि इसको इस तरह से बनाते हैं, ऐसे इसको ठंडा करेंगे, ये करेंगे, लेकिन मशीनें नहीं हैं, तो फिर आप पिछड़ जाएंगे। ये 5 एम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम इसमें कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र, मतलब जो प्रबंध है उसका फंक्शनल पार्ट, उस फंक्शनल पार्ट में सबसे पहले हम आते हैं उत्पादन प्रबंध। जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, अब इसमें अपन कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज़ संस्था में किए जाने वाले उत्पादन कार्यों का पूर्वानुमान लगाना। किस संस्था में किन किन चीज़ों का उत्पादन होगा, उसका हम पहले पूर्वानुमान लगा लें। उत्पादित माल के लिए आवश्यक समय और सामग्री की व्यवस्था करना, कि मतलब उसमें कितना समय लगेगा और कितना उत्पादन होगा, उनके लिए हम पहले आवश्यक समय और सामग्री की व्यवस्था करें। नेक्स्ट पॉइंट है, हम उत्पादन प्रबंध के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्शन को मैनेज करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादित माल के स्तर का निर्धारण करना, वो किस स्टैंडर्ड का होगा उसको हम पहले निर्धारित कर लें। उत्पादित माल के स्तर का निर्धारण करना कि उसका स्टैंडर्ड क्या होगा। नेक्स्ट आता है उत्पादन के संबंध में नियोजन, नियंत्रण एवं कार्य विश्लेषण करना, कि आप जो नियंत्रण करेंगे उसके बारे में आपके पास प्रोडक्शन जो हो रहा है उसको उत्पादित माल का नियोजन, प्लानिंग कर लें, पहले उसको नियंत्रित कर लें, फिर विश्लेषण करें। फिर आता है उत्पादन विभाग से संबंधित कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्णय करना, कि कितने कर्मचारी आपको उस वस्तु के निर्माण में आपको लगेंगे, उतने कर्मचारियों को रिक्रूट करना, पदोन्नति करना। सॉरी। फिर हम आते हैं गति एवं समय अध्ययन के बारे में। हम इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। फ्योल ने अपने सिद्धांतों में बताया था कि गति अध्ययन और समय अध्ययन, कि मतलब अगर आपको कोई एक मोबाइल बनाना है, एक फैक्ट्री में मोबाइल बन रहे हैं, तो एक दिन में कितने मोबाइल बनते हैं, मतलब कर्मचारियों के हम गति का अध्ययन करते हैं और समय का अध्ययन करते हैं कि उनकी स्पीड कितनी, क्योंकि कोई कर्मचारी बहुत स्लोली वर्क कर रहा होगा, कोई बहुत फास्ट कर रहा होगा। एक हम एवरेज लेते हैं और उसके बिहाफ पर पे बताते हैं कि गति और समय का अध्ययन करना, कि 1 घंटे में कर्मचारी ने कितना प्रोडक्शन किया। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप कभी बीड़ी उद्योग में जाइए, जो आसपास के इलाकों में देखने को मिल जाता है, वो 1 घंटे में कितनी बीड़ियाँ बनाते हैं। इसके बिहाफ पे अंदाज लगाया जाता है कि 8 घंटे में आपने इतनी बीड़ियाँ का निर्माण कर लिया होगा, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन एवरेज लिया था। मतलब गति अध्ययन और समय अध्ययन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है उत्पादन। नेक्स्ट देखते हैं उत्पादन से संबंधित विधि एवं कार्य विधि का निर्धारण, कि कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, कौन सी मेथड्स होगी जिसके द्वारा हम प्रोडक्शन करेंगे। फिर अभी आपने उत्पादन प्रबंध की बात करी, अब हम बात करते हैं वित्तीय प्रबंध। यहाँ पर पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी 4-5 पॉइंट आते हैं। सबसे पहली चीज़ कि संस्था में अकाउंट्स मेंटेन करने की बात, जो संस्था के लेखे हैं उनको लेखा रखना, लेखों का परीक्षण करना, ऑडिट करना, ये ऑडिटिंग में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अकाउंटेंट को रखना, वो अकाउंट मेंटेन करे और उस अकाउंट को टाइमली, मतलब वीकली, फोर्थनाइटली, मंथली, 6 मंथ, क्वार्टरली या फिर ईयरली, उसका अपन क्या करते हैं, ऑडिट कराना। ये ऑडिट अलग अलग जगह पे, जैसे बैंकों का ऑडिट, वहाँ पर पे करंट ऑडिट होता है, पर डे ऑडिट होता है, क्योंकि इतना बड़ा उनके पास लेखा होता है कि अगर रोज़ वहाँ ऑडिट नहीं होगा तो पिछड़ जाएंगे।
तो इसलिए अलग अलग है। अगर कोई छोटा सा सोल ट्रेडर है तो वो एक साल में अपनी लेखा पुस्तकों का ऑडिट कराएगा तो भी चलेगा, और नहीं भी कराए तो भी चलेगा, क्योंकि सोल ट्रेडर है, कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी बात वहाँ पे आती है पार्टनरशिप के लिए और कंपनीज के लिए। कंपनी एक्ट 2013 अपन इसके ऊपर कभी डिस्कस करेंगे। हमारे पास फिर अपन इसमें देख रहे हैं कि आर्थिक एवं वित्तीय पूर्वानुमान लगाना, क्योंकि अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि जब भी अपन बात करेंगे आर्थिक एवं वित्तीय पूर्वानुमान लगाना। अगर पैसों की कमी हो गई तो व्यापार रुक नहीं जाए, इसके लिए आर्थिक हम पूर्वानुमान लगाते हैं उसके बारे में कि कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी आपको कंपनी चलाए। मैंने आपको एलएमएल कंपनी का एग्जांपल दिया था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप ओवर बजटिंग हो जाए, तो आपको पहले से निर्धारित करना पड़ेगा कि आपकी एथराइज कैपिटल कितनी होगी। 50 करोड़, 100 करोड़, 10 करोड़, जितने में काम चले आपको इसका एक अंदाज लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट फिर अपन लगाते हैं लागत नियंत्रण करना, कॉस्ट कंट्रोलिंग, कॉस्ट कटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोलिंग। आज के युग में जो बहुत तेज़ी से हम डेवलप हो रहे हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट कटिंग। जो भी कंपनी अपने प्रोडक्शन को कम से कम लागत में निर्माण कर रही है वही कंपनी तेज़ी से चल रही है। चाइना की इतनी बातें क्यों हो रही? चाइना प्रोडक्ट पूरी दुनिया में क्यों बिक रहा है? क्योंकि उनके पास उन्होंने लागत जो है उसके प्रोडक्शन कॉस्ट को बहुत कम से कम किया हुआ है। तो लागत पर नियंत्रण करना, आप उसके उत्पादन के ऊपर नियंत्रण करें, कितने कम से कम में नियंत्रित होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बजट बनाना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपनी संस्था का बजट बनाएं। जैसे आप देखते हो कि सभी घरों में बजट बनाया जाता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन यहाँ संस्था का बजट बनाना कि एक संस्था अपने बजट बनाती है और बजट में नियंत्रण भी रखती है। भारत सरकार का भी बजट होता है जो डेफिसिट बजट होता है। हम बजट पे कभी अलग से चर्चा करेंगे। डेफिसिट बजट मतलब कि घाटे की वित्त व्यवस्था जो भारत सरकार ने अमेरिका से ली हुई है। हम पहले पैसा लगाते हैं और उसके बाद उसकी उगाही करते हैं, धीरे धीरे रिकवरी होती है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे में भारत सरकार ने क्या करा, बहुत सारी नई रेल लाइन डाली, नई रेलें चलाई, और फिर उसके बाद जो टिकट की बिक्री होती है उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, पैसे आएंगे और हम इस तरह से रिकवरी कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं कहा ना किसी ने आपसे कि आप 5 साल बाद यात्रा करना लेकिन पैसे अभी दे दो, टिकट अभी खरीद लो। ये तो नहीं करती भारत सरकार। पहले रेल लाइन डालती है, मतलब घाटे की वित्त व्यवस्था, वो एक अलग मैटर है। हम संस्था के बारे में पहली चीज़ बजट बनाना और उस बजट पे नियंत्रण करना। ऐसा ना हो जाए कि ओवर बजट हो जाए या अंडर बजट हो जाए। आपको प्रॉपर बजट बनाना पड़ेगा कि साल भर में आपको कितनी कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी रॉ मटेरियल लगेगा, कर्मचारियों को कितने को सैलरी देना पड़ेगी, या कितना, अगर मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर कोई तेल इंडस्ट्री से रिलेटेड आप कोई काम करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कभी भी तेल के दाम बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। क्यों? क्योंकि तेल दूसरे देशों से आता है। इसी तरह की हम चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस तरह से काम करना पड़ेगा। बजट हमेशा एक आपको बहुत बैलेंस बजट बनाना। फिर आंकड़े एकत्रित करना। जो आपने बजट भी बना लिया, अभी आपके पास वित्त की व्यवस्था है, आप प्रीवियस ईयर के बारे में क्यों डिस्कस करते हैं? क्यों बार बार हम पिछले बजट से उसकी चर्चा करते रहते हैं? मेन चीज़ कि आप आंकड़ों को एकत्रित करते हैं और आंकड़ों का विश्लेषण करना, उनका निर्वचन करना कि हम विश्लेषण करते हैं। अगर आंकड़ों का आप विश्लेषण नहीं करेंगे तो जाहिर बात है कि आपकी इंडस्ट्री फ्लॉप भी हो सकती है या आप व्यापार आगे नहीं चला पाए। इसलिए मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं और आंकड़ों का विश्लेषण भी करते हैं। फिर पूंजी लागत, जो आपने पूंजी लगाई हुई है उसमें वित्तीय संबंधी, क्योंकि हो सकता है कि आप बैंक से लोन ले रहे हैं, आप जो भी इंडस्ट्री लगाते हैं, जाहिर बात है कि व्यापार लाभ कमाने की एक संस्था है। तो लाभ भी कमाना है तो लाभ ऐसा भी नहीं है कि आप नीतियों के विरोध में जा कर के करें। कहीं आपने ऐसा कोई बोर्ड लगा देखा क्या, यहाँ चोरी करना सिखाया जाता है, डाका डालना सिखाया जाता है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसकी नीति ही नहीं बनाई गई। वो एक अवैध तरीके हैं। आपको वैध ढंग जो सरकार ने बनाए हुए नियम हैं उन नियमों के अनुसार आपको प्रॉफिट कमाना है। अब प्रॉफिट कमाने के लिए सपोज कि आपने एक किताब की दुकान खोल ली और किताब की दुकान से जो आपको अर्निंग हो रही साल भर में, उसको कैलकुलेट करना चाहिए कि आपके पास जो पैसा आ रहा वो बैंक में अगर आपने डिपॉजिट करते तो उससे ज़्यादा आ रहा कि कम आ रहा। पूंजी लागत के बारे में, अगर आप वो पैसा 10 लाख रुपए बैंक में जमा कर देते हैं तो बदले में आपको 3%, 4%, 20% कितना ब्याज मिले? बैंक से जाहिर बात है कि 8% ब्याज मिलेगा।
तो आपके व्यापार में सब तरह की कटौती करने के बाद कम से कम 10% का प्रॉफिट होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप अपने व्यापार को बंद करके पैसे उठा के बैंक में डाल दें। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वित्त का प्रबंध करना। फिर हम बात करते हैं विकास प्रबंध, डेवलपमेंट मैनेजमेंट। डेवलपमेंट मैनेजमेंट मतलब प्लानिंग करना, नियोजन करना। पहली चीज़ कि हम डेवलप कर रहे हैं अपने व्यापार को, किस तरह से प्लान करना, तो उसके बारे में आपको नियोजन करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगी। अगर औद्योगिक या तकनीकी क्षेत्रों का विकास करना, आपको हर दिन टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो आपको औद्योगिक और तकनीक के बारे में चेंज करना पड़ेगा। आपने देखा नोकिया कंपनी बीच में फ्लॉप हो गई थी, दोबारा से उनकी सक्सेस स्टोरी आ गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपग्रेड किया और एंड्रॉयड सिस्टम के ऊपर काम करने लगे। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो या तो बंद हो गई या वापस अगर आई उन्होंने कम बैक किया है तो नई तकनीक के साथ में किया है। तो हमारे यहाँ पर पे औद्योगिक एवं तकनीकी क्षेत्र में विचार करना, उसको विकास करना, उसमें हमेशा नए नए इनोवेशन करना, ये इम्पोर्टेंट है। फिर अपने उत्पादित माल के विभिन्न विकल्पों पर विचार करना। आप अक्सर मार्केट में क्यों ऐसा देखने को मिलता है ना, एक के साथ एक फ्री, सेल्स प्रमोशन का पार्ट है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि सामान को हम इतने दिन के अंदर ख़त्म कर दें, उसकी एक डेडलाइन है। उसको बेचने का तरीका, आप किसी मॉल में जाते हैं या किसी दुकान पे जाते हैं, वहाँ डिस्प्ले में रखा रहता है कोल्ड ड्रिंक्स ठंड के समय, और बोलते हैं कि भाई ये बहुत जल्दी, क्योंकि उसकी नियर एक्सपायरी होती है, बहुत जल्दी एक्सपायर होने वाला है, तो सस्ते दामों पे आपको बेचा जाएगा। तो यहाँ पर पे आपके उत्पादित माल को कैसे विक्रय करना है, इसके बारे में भी पता करना। फिर हम बात कर रहे हैं वितरण प्रबंध के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, कि आपका जो सामान है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इसके अंतर्गत वस्तु विपणन, मूल्य निर्धारण, विपणन की जोखिमें लेना, उनकी रोकथाम, विज्ञापन, विक्रय और उपरांत सेवाएं प्रदान करना, आंतरिक गतिविधियों पर ध्यान रखना, बाजार पर नियंत्रण रखना, ये सभी चीज़ें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का पार्ट। कि आप किस तरह से अपनी वस्तुओं को बेचते हैं, तो विक्रय, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपने, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं पहले आगे बढ़ने से, एक पीताम्बरी जो बर्तन बार है, आपने देखा होगा, वो बर्तन बार सिर्फ मुंबई के एक छोटे से इलाके कुर्ला में ही उसका जन्म हुआ और वहीं पे वो विक्रय हुआ करता था। लगातार 3 साल तक मुंबई के एरिया में ही उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाया। लेकिन आज, और ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 2099 और 2000 के करीब, आज 20 साल होते होते वो पूरी दुनिया में, मतलब पूरी दुनिया कहना चाहिए कि करीब 45 कंट्रीज पे उनका प्रोडक्ट जा रहा है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं कि आपको अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, तो विपणन का प्रबंध करना पड़ेगा। फिर क्रय विक्रय प्रबंध करना, जो आप रॉ मटेरियल है उसका क्रय विक्रय का प्रबंध करना। रॉ मटेरियल किस समय खरीदा जाए, एक भंडारण की व्यवस्था होती है। आपने देखा होगा कि जिस समय टमाटर ठंड के समय जो प्रोडक्शन होता है, केचप बनाने वाली कंपनियां उन टमाटर को खरीद लेती हैं और केचप बना करके फिर उसको वो गर्मियों में या दूसरे किसी भी समय उसको प्योरीफाई करके रख लेती है, मार्केट में बेचती रहती। मतलब आपके पास क्रय विक्रय का तरीका। लेकिन अगर मान लीजिए उन्होंने ठंड में नहीं खरीदा, तो फिर वो कब खरीदेंगे? या तो वो केचप बेच नहीं पाएंगे। तो उनको बेचने के लिए एक ही चीज़ है कि आप टाइम को ध्यान में रखिए और क्रय विक्रय एक प्रबंध करना, मैनेज करना। इसलिए हमने ऑर्डर के लेबल बनाए हुए। आप एक एग्जांपल दे दें, आप जब गाड़ी चलाते हो उसमें रिजर्व दिखता है ना, रिजर्व का पॉइंट क्यों आता है? रिजर्व का पॉइंट इसलिए है कि आप बहुत जल्दी तत्काल में, अगर रिजर्व लग गया मतलब कि आपको अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरा लेना है, ईंधन भरा लीजिए। अगर नहीं भराया तो कभी भी गाड़ी रुक जाएगी। यहाँ क्रय विक्रय में भी एक ऑर्डरिंग चलता है। एक भंडारण जो संस्था होती है वो हमेशा अपने अधिकारियों को बता देती है कि भाई हमारे पास भंडारण की क्षमता अत्यधिक हो गई, अब आप और सामान मत खरीदिए। या फिर अगर मान लीजिए कि एक ऐसे पॉइंट पे हम आ गए हैं कि अब भंडारण बहुत ज़्यादा जरूरी है, रॉ मटेरियल नहीं है, तो तुरंत ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। तो यहाँ पे क्रय विक्रय के पूर्वानुमान लगाना, पूछताछ करना, आदेश देना, अनुबंध करना, ये सभी चीज़ें उसका पार्ट है। फिर परिवहन की प्रबंध, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। लॉरेंट फिलरेंट का एक सिद्धांत है स्थानीयकरण का। स्थानीयकरण के सिद्धांत में बताया गया है कि उन वस्तुओं का हम निर्माण वहीं पर करें जो रॉ मटेरियल अगर आपको इजीली मिलता है। मध्य प्रदेश में सतना के आसपास सीमेंट फैक्ट्रियां क्यों हैं?
क्योंकि वहाँ रॉ मटेरियल चूना सबसे ज़्यादा मिलता है। जो फ्लोरेंट ने जो बताया था एग्जाम्पल, उन्होंने अपना सिद्धांत बताया, यही बताया स्थानीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट पे अगर आप अपने वस्तुओं को दूर दराज से नहीं ले जा पाते हो, नहीं ला पाते हो, इसलिए देखिए साउथ में सीमेंट फैक्ट्रियाँ सबसे ज़्यादा हैं और हमारे एमपी में सतना के पास ही। भोपाल में क्यों नहीं है सीमेंट फैक्ट्री, या जबलपुर में क्यों नहीं है, या कहना चाहिए कि इंदौर में क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पर पे रॉ मटेरियल चूना उपलब्ध नहीं। तो यहाँ पर पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि रॉ मटेरियल आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए। जो आपने मैन्युफैक्चरिंग कर लिया वो टाइमली मार्केट में पहुँच सके। अगर आपने आइसक्रीम बना ली है तो वो टाइम से मार्केट में पहुँच जाए, या दूध का प्रोडक्शन हो गया है तो वो अगले 4 घंटे के अंदर अंदर मार्केट में पहुँच जाना चाहिए। अगर नहीं पहुँच पाया तो ख़राब हो जाएगा, उसका टाइम इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट होता है, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पैकिंग या आपके भंडारण की व्यवस्था करना और सामानों को दूसरे जगह तक लेके जाना। फिर हम बात करते हैं इसमें ट्रांसपोर्टेशन के बाद आता है मेंटेनेंस मैनेजमेंट, संस्थापना प्रबंधन। मेंटेनेंस मैनेजमेंट कि आप अपने संस्था को बार बार मैनेज करते रहिए, मेंटेनेंस करते रहिए कि आपकी संस्था में जो भी कुछ विक्रय हो रहा है प्रॉपर बिक पा रहा है कि नहीं बिक रहा है, प्रोडक्शन प्रॉपर हो रहा है, मार्केट के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये एक मेंटेनेंस मैनेजमेंट आता है। फिर लास्ट में फिर से हम आ रहे हैं कर्मचारी प्रबंध, मतलब कि पर्सनल मैनेजमेंट, कर्मचारियों को मैनेज करना, श्रम शक्ति का अनुमान लगाना कि हम ये पता करते हैं कि हमारे पास जितने भी कर्मचारी हैं हम उनको मैनेज करते हैं कि कितने कर्मचारी लगेंगे। अभी आपने देखा कि हमारे यहाँ बहुत से कर्मचारियों की छटनी होने वाली, क्यों? क्योंकि फैक्ट्रियाँ बंद हो गई इसलिए उन्होंने छटनी कर दी है, सेवा समाप्ति कर दी है। और कई बार कई कर्मचारियों का चयन भी किया जाता है। अगर आपको लग रहा है कि हमारे को कुछ नए प्रोडक्शन मिलने वाले हैं, कुछ नया व्यापार, नया ऑर्डर आने वाला है, तो जाहिर बात है कि हम कुछ नए तरह के लोगों का चयन करेंगे। तो कर्मचारी प्रबंध की बात करते हैं। आवश्यकता अनुसार श्रमिकों की भर्ती करना, उनका चयन करना, कर्मचारी अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, पदोन्नति देना, श्रम कल्याण संबंधी कार्य स्टार्ट कर देना। फिर उसके बाद संस्था में पूंजी और श्रम की व्यवस्था करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा है कार्यालय प्रबंध, ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम ऑफिस का निर्धारण करें किस तरह से काम होता है ऑफिस में, ऑफिस के बारे में, क्योंकि ऑफिस ही एक ऐसा पार्ट होता है जो पूरी संस्था को कंट्रोल करेगा। संस्था में प्रभावी संदेश वाहन होना, आपस में कम्युनिकेशन होना, लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, इससे संस्था में प्रभावी रूप से संदेश वाहन की व्यवस्था होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा डाउनवर्ड में हमारे आदेश चलते हैं। अधिकारी ने जो आदेश दिया उसका पालन नीचे 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 और नीचे, इसलिए एक पिरामिड बनता है, एक ट्रायंगल का फॉर्म आता है। हमारे पास वो होना चाहिए कि संदेश होना चाहिए। तो संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें देख रहे हैं कि और भी पॉइंट निकल करके आ रहे हैं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट में 3 पार्ट आते हैं। पहले चीज़ है परचेज मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट और रिसर्च डेवलपमेंट, अनुसंधान एवं विकास। तो आपके पास 3 चीज़ें होकर के आ रही। उत्पादन प्रबंधन प्रोडक्शन मैनेजमेंट में 3 चीज़ें आप हमेशा नोट कर लीजिएगा। परचेज मैनेजमेंट क्रय प्रबंध, दूसरा सामग्री मटेरियल प्रबंध, तीसरा है अनुसंधान एवं विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए कर्मचारी प्रबंध के 4-5 पॉइंट आएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास आपको फिर से लेंगे और आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने विचार जरूर लिखिए। मैं विजय दीक्षित अपनी क्लास को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।